हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि हियर। वेलकम टू माय चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। आज का ये जो वीडियो है ये 9th के सेशंस के ऊपर है। सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 6, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आज मैं आपको पहले एक्स्ट्रा नॉलेज के बारे में बताऊंगी, उसके बाद हम टेक्स्ट बुक के फ्लो में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा नॉलेज इसके लिए बिकॉज आपको थोड़े बहुत नॉलेज, बेसिक नॉलेज आपको चैप्टर्स के ऊपर पता होने चाहिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स हमें नेसेसरी क्यों है, नीड क्यों है, प्लांट्स को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं? तो पहले प्लांट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स होते क्या है, व्हाट आर प्लांट्स। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे पेड़ पौधे ही तो है, उसको पानी नहीं देते, अरे जाने दो ना, तो उसको नेसेसरी नहीं समझते। और आज के टाइम पे तो आपने देखा ही होगा, रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज, इंडस्ट्रियल एरियाज, फैक्ट्रीज बिल्ड कर रहे हैं, सब कुछ बिल्ड कर रहे हैं। सो प्लांट्स को वो लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारी चीज़ें हमें क्या करी, इफेक्ट करी। आजकल तो बहुत सारे डिजीजेज हो गए। अभी तो रिसेंट डिजीज आपको पता ही होगा, कोरोना वायरस। दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्लेशंस, कि बहुत सारे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहे। क्यों? बिकॉज हम कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इम्पॉर्टेंस नहीं समझते। तो प्लांट्स आर द वन विच इज़ द मेजर इंपॉर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों बोला गया है? प्लांट्स ही तो है, बट प्लांट्स क्यों इंपॉर्टेंट और प्लांट्स क्या होते हैं, पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? तो प्लांट्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज मीन बाय यूकैरियोटिक एंड व्हाट इज मीन बाय मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉपिक? जस्ट इट्स अ बेस। तो आपने अपने छोटे स्टैंडर्ड्स में ज़रूर पढ़ा होगा कि सेल के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, और सेल्स आर यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, आपने ये सब तो पढ़ा ही होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप में पढ़ाना नहीं चाहती हूँ वो। तो स्टिक टू द क्वेश्चंस, व्हाट आर प्लांट्स। मेरा मोटिव है कि प्लांट्स क्या होते हैं। तो प्लांट्स आर यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। यूकैरियोटिक मतलब क्या होता है? जिसका न्यूक्लियस, अब आपने पढ़ा ही होगा, सेल के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या क्या काम करते हैं ये आपको बेसिक एज से ही पढ़ाया जाता है। तो व्हाट आर यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक इज नथिंग बट इट्स अ पार्ट ऑफ अ सेल। तो मैं आपको बता दूं कि आपने बचपन में पढ़ा होगा कि सेल के दो टाइप होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। कैरियोटिक मतलब क्या होता है? कैरियोटिक मतलब क्या होता है? इट्स अ न्यूक्लियस। लैटिन लैंग्वेज या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में, दूसरे लैंग्वेज में उसको बोला जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? ब्रेन, दिमाग। अब आप, जैसे आपकी बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप भी हो, तो आपकी भी बॉडी है, तो बॉडी के अंदर आपको कंट्रोल कौन करता है, कोऑर्डिनेट कौन करता है? आपका दिमाग। तो वैसे ही सेल, तो बहुत सारी बॉडीज हमारे सेल से ही बनी है सारी बॉडीज। तो सेल क्या होते हैं? सेल इज बेसिकली अ यूनिट, छोटा सा पार्ट हमारी बॉडी का जो हिस्सा है, ठीक है, उसे ही सेल बोला जाता है। अब सेल इज नथिंग बट अ स्मॉलेस्ट यूनिट एंड फंक्शनल। इट इज फंक्शनल क्यों? बिकॉज वो बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, तो वो प्रोटीन बनाता होगा, हेरिडिटी के लिए जेनेटिक्स में काम आता होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे सेल हमें यूजफुल होता है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फंक्शनल। एंड इट्स ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल मतलब सिर्फ एक प्रकार का सेल नहीं होता है, कुछ अलग टाइप के भी सेल्स होते होंगे, कुछ आपके मसल्स में, आपके ब्रेन सेल्स होते होंगे, हार्ट सेल्स होते होंगे, स्किन्स के सेल्स होते होंगे। तो सबके ना स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसके लिए इनको बोला जाता है दिस इज द स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। सिर्फ हमारी बॉडी की बात नहीं हो रही, ये प्लांट्स हो गए, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हो गए, इन सब में क्या होता है? सेल एक कॉमन चीज है, ठीक है। तो सेल का क्या क्या होता है? स्ट्रक्चर और काम अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बिलोंग करते हो। तो सेल हैज टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, कैरियोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। एंड न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? ब्रेन, या तो फिर आप दिल भी बोल सकते हो। आजकल लोगों को बहुत चढ़ा है कि बहुत सारे लोग अपने दिल से काम करते हैं, दिमाग से काम नहीं करते हैं। तो वैसा आपको नहीं करना है, इसमें आपको स्टिक टू द, प्रोबेबली आपको ये ऐसा करना है कि जिससे आपको बहुत सारी शक्ति मिलती हो और बहुत ज़्यादा समझदारी मिलते हो। इसलिए मैं आपको इसको क्या बोलने बोल रही हूँ? ब्रेन। तो आप लोग न्यूक्लियस को क्या बोलोगे? ब्रेन। तो कैरियोटिक मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, ओके। न्यूक्लियस इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल, कि वो सेल को कमांड्स करता है, प्रोटीन बनाओ, हेरिडिटी करो, जेनेटिक्स बनाओ, ये करो, वो करो। तो ऐसे सारे कमांड्स देता है ताकि सेल क्या करे? फंक्शन परफॉर्म कर सके। इसलिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो प्रो मतलब क्या होता है? पुराना। पुराना मतलब क्या हो गया? ओल्ड।
हम दो लैंग्वेज यूज़ करते हैं। पुराना मतलब नॉर्मल हिंदी में हम बोल सकते हैं कि पुराना हो गया, खराब हो गया, ओल्ड हो गया। तो प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, तो मतलब उसका न्यूक्लियस पुराना हो गया। अब हमें कोई भी चीज़ पुरानी हो जाती तो हम उसे फेंक देते हैं, या तो फिर हम उसे यूज़ ही नहीं करते, या तो कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो वैसे ये सेल्स भी क्या होते हैं, पुराने हो गए, अब इसका कोई काम नहीं, अगर काम भी है तो बहुत छोटे मोटे फंक्शंस परफॉर्म करता होगा, इसके लिए इसको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक मतलब पुराना सेल। अब यू मतलब क्या हो गया, अब आप ही मुझे अपोजिट बता दीजिए। पुराना मतलब क्या होता है, ओल्ड हो गया, तो यू मतलब क्या हो गया, कुछ तो अच्छा होगा, नया होगा, तो मीन्स न्यू हो गया वो, ठीक है। तो इसलिए इसको बोला जाता है न्यू। न्यू मतलब नया कैरियोट, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, तो न्यू न्यूक्लियस मतलब नया न्यूक्लियस। अब पुराने वाले न्यूक्लियस में कुछ तो कमी होगी, इसके लिए तो नया वाला न्यूक्लियस बना होगा। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, सेल्स के दो टाइप्स होते हैं। सेल्स इज नथिंग बट द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अवर बॉडी और ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इट हैज टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक में फर्क क्या है, प्रो मतलब ओल्ड न्यूक्लियस, कैरियोट मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, ब्रेन, या तो फिर आप बोल सकते हो सेल का एक पार्ट जो ब्रेन होता है वो पुराना हो गया। और एक यू मतलब क्या होता है, नया, तो फिर वो न्यूक्लियस कहीं ना कहीं पे जाके क्या हो गया होगा, एडवांस फॉर्म में हो गया रहेगा, इसके लिए उसको क्या बोला गया है, यू कैरियोटिक मतलब नया न्यूक्लियस, ठीक है। समझा आपको इतना? तो आप तो पॉज कर, मैं समझा क्यों बोली। सो यूकैरियोटिक मतलब न्यू न्यूक्लियस, न्यू न्यूक्लियस मतलब नया न्यूक्लियस, नया ब्रेन, या फिर एडवांस फॉर्म में होगा। नेक्स्ट इज मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर तो आपको पता ही होगा। अब सेल्यूलर मतलब तो आपको पता ही चल गया, सेल, सेल भी मैंने आपको बता दिया दो टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स में कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो भी मैंने आपको बताया। इट्स अ प्रोकैरियोटिक है ना, यूकैरियोटिक सेल्स। तो हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में जो मल्टी सेल्यूलर है। आपने तो मैथ्स और अदर लैंग्वेजेस में भी आपने सुना होगा कि यूनी होता है मतलब सिंगल हो गया, मल्टी हो गया मतलब बहुत सारे हो गए। तो मल्टी सेल्यूलर मतलब बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय ऑटोट्रॉफिक? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक, अदर ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफिक, आई कैन अंडरस्टैंड, बट प्लांट्स आर बेसिकली ऑटोट्रॉफिक्स भी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक्स भी होते हैं, बट हम प्लांट्स को नॉर्मली किस लिए जाने जाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफ? आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, जो घास फूस खाते होंगे हम उसको हर्बीवरस बोलते हैं, जो फ्लैश खाते होंगे हम उसको कार्निवरस बोलते हैं, जो दोनों खाते होंगे हम उसको ओमनीवरस बोलते हैं। बट वो जो घास जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, वो क्यों बन रहा है, ये भी तो जानना इंपॉर्टेंट है, तो ही तो हम उसे कंज्यूम कर पा रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमें ऑटोट्रॉपिक का मतलब जानना होगा। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद से, ठीक है। तो ऑटो या तो आप समझ लो सेल्फ, जो खुद बनाते होंगे अपना खाना। अब आप बोलोगे कि मैम आप क्या बोल रहे हो, मेरी मम्मी तो घर पे खाना बनाती है, वो तो अग्री करते हैं हम कि आपके मॉम डैड भी घर पे खाना बनाते होंगे, खुद से खाना बनाते होंगे। बट आप मुझे बताइए कि वो खाना खुद से वो लोग ने बनाया है क्या हाथों से? नहीं ना, वो भी बाहर से सब्जी खरीद के लेके आता है। वो सब्जी कहाँ पे उगती है? फील्ड में उगती है। वो फील्ड में कैसे उगती है? बहुत सारे फार्मर्स उस पर वर्क करते होंगे, सीड्स डालते होंगे, ये करते होंगे। तो बट वो सब कैसे हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ द सेल्फ प्रिपरेशन। कुछ तो उनके अंदर खास बात होगी, कुछ तो ऐसा चीज़ होगा जो वो अपना खाना खुद बनाते होंगे, ठीक है। तब वो मार्केट में आता होगा, तब आपके मॉम डैड खरीदते होंगे, तब आप लोग उसको अपने घर पे यूज़ करते होंगे या फिर उसको बनाते होंगे। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब सेल्फ प्रिपेयर। सेल्फ प्रिपेयर मतलब क्या होता है? खुद से बना रहे वो। अब आप बोलोगे कि हाँ मैम हमारे घर पे भी हमारे मॉम डैड खुद से दाल चावल बना लेते हैं, भाजी रोटी बना लेते हैं। आई कैन अग्री फॉर दैट, बट वो भाजी और रोटी, वो जो दाल होता है, वो जो चावल होता है, वो आपके मॉम डैड ने बनाया है क्या? नहीं, वो तो उन्होंने मार्केट से लाया। बट मार्केट से भी कहाँ से आया? वो फील्ड में से आया। अब वो फील्ड में से कहाँ से आया? वो तो मैजिक हो गया। अब आप बोलोगे वो तो मैजिक है, बट इट्स नॉट अ मैजिक, ठीक है। तो वो इसलिए तो मैं आपको समझा रही हूँ कि वो मैजिक नहीं होता है। वो क्या होता है कि देयर आर सम सेल्स जो अपने आप को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, बनाते हैं। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रिपेयर। तो ऑटोट्रॉप्स मतलब प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स क्यों बोला गया? क्योंकि वो खुद का खाना खुद बनाते हैं। और वो खुद का खाना क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये तो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो मैं फर्स्ट 3 स्टेप्स आपको समझ में आ गए कि प्लांट्स आर यूकैरियोटिक, मल्टीसेल्युलर, ऑटोट्रॉपिक। यूकैरियोटिक मतलब न्यू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मैंने आपको बोला सेल के अंदर जो ब्रेन होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो सेल्स को क्या करता है? कमांड्स देते रहता है, ठीक है। तो न्यू न्यूक्लियस मीन्स एडवांस न्यूक्लियस एंड इट विल बी अ मल्टीसेल्युलर। मल्टीसेल्युलर मतलब बहुत सारे सेल से बना होगा। ऑटोट्रॉपिक मतलब मैंने आपको सिंपल से भाषा में बोला कि सेल्फ प्रिपेयर, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। तो उनको क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट्स आर नथिंग बट द
मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि प्लांट्स क्या होते हैं। स्पेशली ये 3 वर्ड्स तो आपके आंसर्स में या फिर आपके सेंटेंस में आने ही चाहिए कि वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब दे हैव एडवांस न्यूक्लियस, मल्टीसेल्युलर मतलब एक सेल के तो होंगे नहीं, बहुत सारे सेल के होंगे, इसलिए तो हमें प्लांट्स इतने बड़े बड़े ह्यूज दैट इज बनियन ट्री, मैंगो ट्री, बनाना ट्री, ये सब इतने बड़े बड़े क्यों दिखते हैं? बिकॉज 1 सेल के तो होंगे नहीं, बहुत सारे सेल्स के होंगे। और ऑटोट्रॉपिक मतलब वो लोग अपना खाना खुद बनाते होंगे। अब प्लांट्स आपके घर पे आके बोलते थोड़ी है कि मुझे दाल चावल दे दो, मुझे भाजी रोटी दे दो, ऐसे तो नहीं कहते। ठीक है, तो इसलिए उनको क्या बोला जाता है? सेल्फ प्रिपेयर ऑर्गेनिजम्स। इतना समझा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वी नीड प्लांट्स। अब प्लांट्स हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया प्लांट्स क्या होते हैं, तो मैं आपको इसमें तो समझ ही गया होगा कि प्लांट्स का हमारे मतलब लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल क्यों है, कि प्लांट्स हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फिर आपके घरों में आते हैं, आप खाते हो, तो वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, आपको नेसेसरी इतना तो समझ आ गया होगा कि प्लांट्स हमारे लिए नीड या तो फिर हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकते हैं। ठीक है, तो वाई वी नीड प्लांट्स। प्लांट्स बेसिकली आप भी समझ जाओ कि आपके प्लांट्स क्यों नीड है। फिर पहले तो मैंने आपको बता दिया कि आपके घरों में खाने आते हैं, जो अनाज आते हैं, जो वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉन वेज पर्टिकुलर, ठीक है, वो सब भी एनिमल्स कंजम्पशंस होते हैं, बट यहाँ पे मैं प्योरली बोल रही हूँ जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है। ठीक है, एंड द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज ऑक्सीजन विच वी नीड फ्रॉम प्लांट्स। हमें प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन या फिर हमारे लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसके लिए हमें क्या होता है? प्लांट्स की ज़रूरत होती है, या फिर प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोगों ने छोटे क्लासेस में सीखा होगा या नहीं सीखा होगा, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट ठीक है। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये 2 प्रोसेस आपके लाइफ में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है और सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे से छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होगा, वो भी रेस्पायर करता होगा, वो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करता होगा, आप भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं। इवन एनिमल्स, ह्यूज एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स, डायनासोर्स, वटेवर, आप कितने बड़े से बड़े एनिमल्स, मैमल्स को ले लीजिए या तो फिर छोटे से छोटे एनिमल्स को ले लीजिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस वो बहुत बखूबी करते हैं। नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो एनिमल्स तो नहीं कर पाते हैं, एनिमल्स या तो फिर बड़े बड़े एनिमल्स या तो छोटे छोटे एनिमल्स तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि इसके में ऐसा कुछ तो बहुत खास है जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स करते हैं। एनिमल्स तो कर ही नहीं सकते। आप करते हो क्या? मैं भी करती हूँ क्या? हम नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे अंदर वो खूबी नहीं है, या तो फिर हमारे अंदर वो बोलते हैं ना, वो बात ही नहीं है जो हम फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि वो बात हमारे में क्यों नहीं है और वो प्लांट्स में ही क्यों ऐसी बातें हैं। तो आप इस रिएक्शन को ज़रा गौर से देखिए। अगर आप लोगों का केमिस्ट्री बहुत अच्छा हो या तो फिर जिसको बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो, तो वो लोग ये रिएक्शंस को फटाफट कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने इसका मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी लिख के रखा है, दैट इज CO2 एंड वाटर। वाटर मीन्स H2O। ये तो आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा पता हो गया होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ 2 years से आपका लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोगों ने सैनिटाइजर्स या ग्लव्स, फिर ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, तो ये सब चीज़ों का तो आपका नॉलेज होगा ही। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट हमारे घर में गैस होता है, तो हम गैस को एज अ सनलाइट अज्यूम कर सकते हैं, बट प्लांट्स के लिए तो गैस नहीं है, हम वहाँ पे जाके उनको लाइटर या तो फिर ये सब चीज़ें तो दे ही नहीं सकते। तो प्लांट्स किसका यूज़ करते हैं? सनलाइट का यूज़ करते हैं। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्लांट, जो एनिमल्स या फिर कितने भी बड़े से बड़े एनिमल्स, ह्यूमन्स बीइंग्स, शार्प इंटेलिजेंट ऑर्गेनिज्म जो हमें बोला जाता है, हमारे पास भी ये चीज़ नहीं होती, दैट इज क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल सिर्फ और सिर्फ किस में मिला जाता है? प्लांट्स में मिला जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। क्यों? बिकॉज प्लांट्स हैज़ द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल। उनके अंदर ऐसी खूबी है जो वो क्लोरोफिल को बनाते हैं। मैंने तो अभी आपको बताया ना, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। जैसे कि मम्मी आपका अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो मम्मी मसाला डालेंगे उसके अंदर, तो वैसे ही प्लांट्स के लिए ये जो रिएक्शन परफॉर्म करते हैं ना, ये रिएक्शन में क्लोरोफिल क्या होता है? एक मसाले की तरह काम करता है। जैसे मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ कि फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड ले लीजिए, आप एक आलू की भाजी पका रहे हैं, तो सपोज कार्बन डाइऑक्साइड आपका पोटैटो हो जाएगा, आप उसके अंदर पानी डालेंगे, आपने उसको गैस पे रख दीजिए, और अब क्लोरोफिल, मैं बोलूँ कि अगर आप पोटैटो को बॉईल कर रहे हो,
सिर्फ पोटैटो बॉईल करके आप खा सकते हो क्या? उसमें कोई टेस्ट में मज़ा नहीं आएगा, बट उसके अंदर कुछ तो मसाले, कुछ तो चटपटी चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए क्लोरोफिल एज अ मसाला की तरह काम करता है, ठीक है। तो क्लोरोफिल क्या करेगा, मसाले की तरह उसको और तड़का फड़का बना के क्या करेगा, मस्त पेश करेगा। तो दैट इज़ द ग्लूकोज, जो एकदम खाने में टेस्टी होगा और आप उसको बहुत अच्छे से क्या कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो। जब आप अच्छे से कोई खाना खाते हो तो आप लंबी सांस लेते हो, तो वैसे ये क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ से बाहर आता है, ठीक है। तो वैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्यों करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपके एनवायरनमेंट में होता है या फिर हमारे एनवायरनमेंट में होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, ये आपको भी पता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी होते जा रही है, ये सब चीज़ें। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती जा रही है, बढ़ते जा रही है, या फिर उसका कंटेंट बढ़ते जा रहा है। इसलिए प्लांट्स क्या करते हैं, सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं, और उनके पास तो वाटर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो बाय रूट वाटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लांट्स हैज द टेंडेंसी टू प्रोड्यूस क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल बनाते हैं और बाद में वो क्या देते हैं, ग्लूकोज कंटेंट बाहर निकालते हैं इन द सेंस बाहर ऐसा फेंक नहीं देते, वो लोग अपने बॉडी के अंदर ही रखते हैं, बट हम क्या करते हैं, उनसे बॉडी से वो कंटेंट हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज बनाते हैं एंड हमें फ्री में वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत 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 नेसेसरी है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम खाने के बिना रह सकते हैं, हम पानी के बिना रह सकते हैं, हम सांस के बिना भी रह सकते हैं, सांस मतलब हम जो लेते हैं ऑक्सीजन, उसके बिना भी एटलीस्ट 2-3 मिनट्स रह सकते हैं। बट मैं तो आपको बताना चाहूँ कि 2-3 मिनट्स आपको ज़िंदा थोड़ी रहना, आपको ऑल लाइफ ज़िंदा रहना, आपको सक्सेस होना है, तो इसलिए ऑक्सीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या दे रहा है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। हमें उससे मतलब नहीं है कि प्लांट्स कैसे बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या, बट हमें क्या दे रहा है। हम कोई भी चीज़ में हम ज़्यादा बेनिफिटेड चीज़ें देखते हैं कि हमें सामने वाले से क्या मिल रहा है, वो ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, बट वो क्या अपने तरफ से कर रहा है हमारे लिए वो इम्पॉर्टेंट नहीं होता, बट जो हमें दे रहा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में उन्होंने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया और ऑक्सीजन बनाया। तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ग्लूकोज, व्हाट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज को हम स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च, प्लांट्स के बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज फॉर्म में स्टोर रहता है हम उसको स्टार्च बोलते हैं। जैसे आप लोग ने सुना ही होगा, पोटैटो में बहुत स्टार्च होता है, राइस में बहुत स्टार्च होता है, तो ये सब स्टार्च क्या है, ग्लूकोज का कंटेंट है। और आपने सुना ही होगा कि बहुत सारे जो बॉडी बिल्डिंग्स होते हैं वो लोग बोलते हैं आप ग्लूकोज लिया करो, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट्स खाया करो, फैट्स खाया करो, प्रोटीन्स खाया करो, बट दीज आर नथिंग बट द स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। वो ग्लूकोज का अमाउंट होता है जिसको बड़े बड़े यूनिट्स में क्या गया है, बांटा गया है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। आप इस रिएक्शन को सिर्फ पलटी कर दीजिए, पलटी कर दीजिए मतलब आप समझ लीजिए कि ग्लूकोज हम जो कंज्यूम करते हैं, जो खाना खाते हैं, वो सारे के सारे फॉर्म में ग्लूकोज में है, और हम तो ऑक्सीजन लेते ही लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ग्लूकोज खाया, ऑक्सीजन लिया, और हम फिर खाने के बाद तो पानी पीते ही है, तो पानी लेते हैं, और उसके बाद इस पे रिएक्ट करेंगे हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स। एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जिसको बोला जाता है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट, बायो क्यों बोला गया, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट का काम क्या होता है, साथ देना। साथ देना मतलब कोई भी चीज़ आपके बॉडी में हो रही है, बस उसको क्या कर रहा है, हल्का सा धक्का दे रहा है, या फिर हल्का सा उसका क्या दे रहा है, साथ दे रहा है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, दिस इज ट्रू फ्रेंडशिप, दिस आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो वैसे ही क्या होता है, एंजाइम्स हमारे बॉडी के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को हमेशा क्या करते हैं, साथ देते रहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम जो ग्लूकोज कंटेंट खाते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर कंज्यूम करते हैं, और फिर अमाउंट ऑफ वाटर जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, विद द हेल्प ऑफ बायो कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम्स, हम उसको क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकालते हैं इन अ फॉर्म ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब हम जो भी सांस बाहर निकालते हैं, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इज एनर्जी कंजम्पशंस, जो हमारी बॉडी से जो एनर्जी, जो हम काम, अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को ऑब्वियसली काम करने के लिए खाना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम परफॉर्म कर रहे हो तो हमें तो उसके लिए पहले खाना खाना पड़ता है, फिर हमारी बॉडी में वो जाता है, फिर हम उससे एनर्जेटिक होते हैं और इतना फास्ट काम करते हैं कि आप पढ़ाई बोलो, काम बोलो, डांस बोलो, वट एवर एक्टिविटीज़ यू आर परफॉर्मिंग, दैट विल बी अ वेरी ईजी, ठीक है। तो दो रिएक्शंस आपके लाइफ में या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेस्पिरेशन, जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, इवन द प्लांट्स, इवन द एनिमल्स। और एक
रिएक्शन है दैट इज फोटोसिंथेसिस, दैट इज ओनली एंड ओनली परफॉर्म्ड बाय द प्लांट्स. ओके, तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और उनके पास सनलाइट होता है जो वो बाहर से लेते हैं, एंड दे कैन प्रोड्यूस क्लोरोफिल इन देयर बॉडी. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लांट्स. प्लांट्स को प्लांट्स क्यों बोला जाता है, ऑटोट्रॉपिक क्यों बोला जाता है, अब आपको समझ आया क्यों, बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल कंटेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट, ऑरेंज कलर का पिगमेंट, रेड कलर का पिगमेंट. आपने देखा होगा ऑटम्स में ट्रीज़ के जो लीव्स होते हैं वो रेडिश हो जाते हैं, ऑरेंजिश हो जाते हैं, बहुत सारे ग्रीन होते हैं, येलो होते हैं. दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल के पिगमेंट्स. क्लोरोफिल के अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे पिगमेंट्स उनके बॉडी में क्या होते हैं, बनते हैं. ठीक है, तो sunlight photosynthesis reaction is only performed by the green plants, that is carbon dioxide consumption, water consumption in the presence of sunlight and chlorophyll. They produce glucose that is in the form of starch and give oxygen as free of cost. So we animals, even the plants, we perform respiration, that is we consume glucose or we take glucose, intake glucose in our body, we take oxygen and we require a small amount of water which is present in our body. ठीक है, and that of because we our body applicate enzyme over it and it produce carbon dioxide, water that is in the moisture content, and lots of amount of energy which is required for performing ample amount of activities. So do you understand what are plants? Plants are nothing but the eukaryotic multicellular organisms. And why we need plants? We need plants for respiration, we need plants for food. Whatever we eat, we require plants. Whatever we respire, we require plants. Okay, next question is why plants are called as living organisms. As we have studied before, what are plants? So they are eukaryotic multicellular autotrophic organism. As I told you before or earlier, that eukaryotic means new nucleus or advanced nucleus, multicellular means many cells, and autotrophic, as I told, it is self prepared. Okay, so they are called as a eukaryotic multicellular autotrophic organisms, and they can perform important reaction, that is photosynthesis reaction. And the most important is they performs movements. We animals performs movements as well as locomotion. What does mean by locomotion? Locomotion means we are transferring from one locus to another locus. What is mean by locus? Locus means एक जगह होती है जो एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह, जैसे आई एम इन द right now I am in चर्च गेट, so I will be walking for Virar. तो that is a एक चर्च गेट का लोकेशन छोड़ के I am traveling for Virar. That is locomotion. ठीक है, plants cannot perform locomotion. That is why they perform movements. Plants एक जगह से हिल नहीं सकते, एक जगह से चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, इसलिए वो क्या कर सकते हैं, छोटे हल्के मूवमेंट्स परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो वो मूवमेंट्स या तो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं या तो फिर डिपेंडेंट हो सकते हैं. डिपेंडेंट मतलब या तो किसी के ज़रिए से वो कुछ ना कुछ, जैसे आपने क्रीपर्स देखा होगा, मनी प्लांट, ग्रेप्स, ये सारे एक लकड़ी को लेके अपने सहारे के ऊपर क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं. ठीक है, और इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जो खुद से बड़े हो सकते हैं. They do not need any of the facilities, like they do not need any help. तो वो इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके अंदर एंजाइम्स भी होते हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की तरह काम करते हैं. ठीक है, तो आपने मिमोसा प्लांट भी देखा होगा. अब प्लांट्स परफॉर्म मूवमेंट्स, तो आप बोले कि मूवमेंट्स मतलब क्या होता है, मूवमेंट्स मतलब सिर्फ हिलना डुलना. इट कैन भी सिर्फ हिलना डुलना, बट आपने मिमोसा प्लांट्स तो देखा ही होगा, जिसको हम हिंदी में छुई मुई बोलते हैं, या फिर बहुत सारे लोग उसे टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं. तो हम उसके लीव्स को अगर ज़रा सा भी ऐसे टच करते हैं तो वो क्या करते हैं, लीव्स अपने क्लोज कर देते हैं. तो दे परफॉर्म अ मूवमेंट. तो आपको पता चलता है कि उससे कि ओ दे आर अलाइव, मतलब ये लोग भी क्या करते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ने ज़ोर से ऐसे धक्का दिया या तो फिर ऐसे ही किसी ने मार दिया, तो आप उसको रिफ्लेक्स मतलब एक्शन देते हैं कि आपने क्यों मारा, ये वो, आप बिना सोचे समझे उसको क्या करते हैं, मारने के लिए चले जाते हैं. तो वैसे ही प्लांट्स होते हैं. प्लांट्स को अगर आप कोई भी किस्म के मूवमेंट्स परफॉर्म्स देखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारे वेट करने पड़ते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ईजी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया टच मी नॉट प्लांट, तो उसका भी मूवमेंट आप परफॉर्म देख सकते हो. नेक्स्ट,
Why plants are necessary for other organisms? As I told you, other organism humans को ही ले लीजिए, ठीक है. ह्यूमंस और बहुत सारे एनिमल्स जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने के लिए प्लांट्स का यूज़फुल करते हैं. आपने आज के टाइम में तो देखा ही होगा, रूरल से अर्बन एरियाज़ बनते जा रहे हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स बन रहे हैं, फैक्ट्रीज बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज डेवलप होते जा रही है, इवन आपके कल्चर्स डेवलप होते जा रहे हैं. तो बहुत सारी चीज़ें एडवांस होते जा रही है, बट ऑल आर कटिंग प्लांट्स. ट्रीज़ को कट करते हैं तो उसके जगह पे कुछ नए बिल्डर्स बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है, प्लांट्स का नंबर रिड्यूस होते जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कम होते जा रहा है. फोटोसिंथेसिस रिएक्शन कम होता है तो हमें ऑक्सीजन कम मिलता है. अगर हमें ऑक्सीजन कम मिल रहा है तो इवन वी आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स. किसी किसी को ब्रोंकाइटिस हो जाता है, किसी को अस्थमा हो जाता है, पल्मोनरी डिजीजेस हो जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल कोरोना जो आया, दैट इज़ अ पल्मोनरी एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ है वो, जो क्या करता है, आपके लंग्स को, एल्वियोलाइज को डैमेज कर देता है, ठीक है. तो वी नीड प्लांट जस्ट बिकॉज फॉर अवर सर्वाइवल. सिर्फ हमारे ऑक्सीजन की ही बात नहीं है, प्लांट से हमें बहुत सारे ग्रीन लिफी वेजिटेबल्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं, वीट, राइस, बाजरी, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, प्लांट से ही मिलती है. एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज शेल्टर. शेल्टर इज ऑल्सो वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है. तो बहुत सारी ऐसे नेसेसरी चीज़ें हैं जिसमें प्लांट्स हमें क्या करते हैं, यूज़फुल होते हैं और नीड होते हैं, नेसेसरी होते हैं, हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द प्लांट्स. एज आई टोल्ड यू कि हमें सिर्फ नॉट ओनली फॉर रेस्पिरेशन और इट इज़ ओनली फॉर फूडिंग पर्पज, दे ऑल्सो हेल्प फॉर शेल्टर, दे ऑल्सो हेल्प फॉर बिल्डिंग some of the expensive gifts or something else. So we can prepare anything with the help of wood, with the help of leaves, stems, even flowers. जो बहुत सारे फ्लावर्स से बहुत सारे बुकेट्स बनते हैं, ये सारी चीज़ें होते हैं, फ्लावर डेकोरेशंस होते हैं. तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो प्लांट से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और हम उसे यूज़ करते हैं अपने लाइफ में. ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन. अभी आप लोगों को मैंने 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ाए थे, तो ये भी थोड़े एक्स्ट्रा है. इसमें क्लासिफिकेशन के बारे में पता चलता है कि क्लासिफिकेशन मतलब क्लासीफाई, कौन सा छोटा ग्रुप्स है, कौन सा बड़ा ग्रुप है, कौन सा मीडियम वाला ग्रुप है, किसमें ज़्यादा सेल्स है, किसमें कम सेल्स है. तो इस हिसाब से बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे पे रिसर्च किया होगा. उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये बताया होगा कि कैसे क्लासीफाई किया उन्होंने, छोटे से लेके बड़े ऑर्गेनिजम्स को कौन से ग्रुप्स में डाला होगा. तो फर्स्ट इज 2 डोमेन सिस्टम. डोमेन मतलब बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट, मेन, या तो फिर दो जो सबसे ज्यादा रूलिंग हो. जैसे अभी पार्टीज होते हैं वो रूल करते रहते हैं, एक अपोजिशन पार्टी होती है, एक रूलिंग पार्टी होती है. तो वैसे यहाँ पे 2 लोग होते थे, दैट इज बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. यूकैरिया मतलब मैंने आपको बताया था कि कैरियोट्स, दैट इज एडवांस न्यूक्लियस वाले. तो यूकैरियोटिक में, या फिर इसको आर्किया भी बोला गया था. तो 2 चीजों में उसमें डिवाइड किया गया था. इट वॉज गिवन बाय अ साइंटिस्ट कार्ल वूज. नेक्स्ट इज 3 डोमेन सिस्टम. फिर उनको लगा कि नहीं, ये 2 ही सिर्फ काम नहीं आएंगे, और लोग भी काम आ सकते हैं. तो उन्होंने 3 बढ़ा दिया, दैट इज बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया. तो उन्होंने 3 एडवांस लेवल के डोमेन्स को डिवाइड कर दिया. एंड दैट इज ऑल्सो गिवन बाय कार्ल वूज. बाद में उनको लगा कि सिर्फ डोमेन ही नहीं, छोटे छोटे किंगडम्स भी होने चाहिए. जैसे आप लोगों को अभी पूरे ऑल ओवर में प्राइम मिनिस्टर इंडिया में होता है, तो फिर उसके अंडर चीफ मिनिस्टर्स होते हैं हर स्टेट्स को लुक आफ्टर करने के लिए. तो वैसे इन्होंने सोचा कि 3 ही सिर्फ क्यों, 3 में इतने सारे ऑर्गेनिजम्स नहीं सेटिस्फाई हो सकते. तो उन्होंने आगे क्या किया, किंगडम्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट कर दिया. तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज फर्स्ट, दैट इज अ ह्यूज जो सबसे बड़े बड़े किंगडम्स थे उनको क्लासिफाई किया गया. दैट इज अ प्लांटे एंड एनिमेलिया. मैंने आपको बताया प्लांट्स मतलब प्लांटे होता है. तो वैसे ही प्लांट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया होगा. तो प्लांट्स के बहुत सारे कैटेगरीज देखे होंगे कि ये लोग ऑटोट्रॉफ्स है, अपने खाने खुद बनाते होंगे और उनका ऐसा मूवमेंट होगा, ऐसे दिखते होंगे, ग्रीन कलर है, एनिमल्स से मैच नहीं होते होंगे. इसलिए उन्होंने एनिमल्स और प्लांट्स को क्या किया, बांट दिया. दैट इज इनटू क्लासिफिकेशन. It was given by a Carlus Linnaeus. Next is 3 kingdom classification. 3 kingdom classification means उन्होंने सोचा होगा कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ही थोड़ी है, और भी बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते होंगे. उनको भी प्लांट्स में रखा जाना अच्छी बात नहीं होती, या फिर एनिमल्स में भी नहीं रख सकते हैं. इसलिए उन्होंने क्या किया, 3 किंगडम में डिवाइड कर दिया. 3 किंगडम मतलब प्लांटे में दिया, एनिमेलिया में दिया और प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा मतलब छोटे मोटे बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ाई होगा अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना, दैट इज ऑल come under protista categories. Okay, it was given by a Ernst Haeckel.
नेक्स्ट इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। फिर उन्होंने सोचा कि सिर्फ इतने क्यों, और बहुत सारे एनिमल्स है, उन्होंने वेरिफिकेशन देखे जाते हैं, मतलब ऐसे कोई वेरिएशन, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो उन्होंने ऐसे करके 4 किंगडम्स को क्लासिफाई कर दिया। दैट इज किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा कम्स अंडर प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब मैंने आपको पहले ही बोला पुराना न्यूक्लियस, दैट इज ओल्ड न्यूक्लियस, दैट इज अ पुराना वाला बैक्टीरिया जिसका कुछ काम नहीं हो, सिर्फ थोड़ा मोड़ा काम करता हो, दैट इज कम्ड अंडर मोनेरा, किंगडम मोनेरा। तो प्रोटिस्टा, प्लांटे, एनिमेलिया आर ह्यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और बड़े बड़े प्लांट्स होते हो गए, प्लांटे में आ गए, एनिमल्स बड़े बड़े वो एनिमेलिया में आ गए। ओके, एंड इट वाज गिवन बाय अ हर्बर्ट कोपलैंड। नेक्स्ट दिस दे थिंक कि और क्लासिफिकेशन बढ़ाना चाहिए, एनिमल्स बढ़ते जा रहे हैं, वेरिएशंस आते जा रहे हैं, बहुत सारे वेरिएशंस पता होते जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, किंगडम को 4 से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई। इट इज अ न्यू कैटेगरी ऑफ किंगडम, दैट इज किंगडम फंगाई। किंगडम फंगाई में आप लोगों ने बहुत सारा पढ़ा होगा, ईस्ट फंगस होता है, ईस्ट होता है, स्पाइरोगेरा होता है, दैट इज ऑल कम अंडर fungi category. Next is Plantae and Animalia, and it was given by a Robert Whittaker. Robert Whittaker. So उन्होंने डोमेन्स और किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे बेस्ट वाला चूज किया, जो सबसे आगे जाके ऐसे सारे लोगों में बढ़ता और बहुत सारे लोग उसको स्टडी करते, आगे पहुंचाते, आगे मालूम पड़ता, या तो फिर उनको आधा नॉलेज के लिए, तो उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बेस्ट माना। मतलब ये सारे चीजों में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बिकेम वेरी सक्सेसफुल। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को उन्होंने और एक्सपांड करके आपको समझाया। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम लोगों ने बोला कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कम अंडर प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आते हैं। मतलब जो सेल से बने हो, जो अलाइव हो, जो मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हो, जो अपना खाना खुद बनाते होंगे, जो दूसरों पे भी डिपेंड होते होंगे, जो मूवमेंट लोकोमोशन परफॉर्म करते हैं, वो सारे किसकी कैटेगरी में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि सेल comes under 2 category, that is prokaryotic cell and eukaryotic cells। वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और एक यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, that is with the old nucleus and with the new nucleus। तो प्रोकैरियोटिक में comes under किंगडम मोनेरा। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि किंगडम मोनेरा में वो लोग आते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया जिनके सेल या फिर जिनके न्यूक्लियस इतने एडवांस नहीं होते, इतने अच्छे फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। So kingdom Monera, and next eukaryotic are divided into 2 category, that is unicellular and multicellular। unicellular मतलब एक सेल का होगा या फिर एक से ज्यादा हो गया तो इट विल कम अंडर मल्टी सेल्यूलर। एक दो होता है तो हम लोग उसको प्यूरल बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सिंगुलर में सिंगल सेल होगा तो इट इज यूनिसेल्यूलर, एक से ज्यादा सेल होंगे तो इट विल बी अ मल्टी सेल्यूलर। तो किंगडम प्रोटिस्टा कम्स अंडर unicellular and multicellular has 2 types, with cell wall and without cell wall। अब ये सेल वॉल क्या होता है, जैसे आपकी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में स्केलेटन, मसल, स्किन एज अ प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, वैसे प्लांट्स के अंदर एक सेल वॉल करके स्केलेटन बोल सकते हो आप, या फिर मसल बोल सकते हो, या फिर स्किन बोल सकते हो, जो क्या करते हैं उनको सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं, इसके लिए उसको सेल वॉल बोला जाता है। एंड इट इज नॉन लिविंग मटेरियल, मतलब वो लिविंग थिंग नहीं होता है, नॉन लिविंग है बट लिविंग के साथ रह रहे हैं। ठीक है, एक मिनट फास्ट। So with cell wall and without cell wall classified into 2. So with cell wall has kingdom fungi and kingdom plantae। kingdom fungi has heterotrophs। heterotrophs मतलब क्या, ये लोग खुद का खाना खुद नहीं बनाते होंगे, ये लोग दूसरे पे डिपेंड होंगे। जैसे आप लोग फंगस जो ब्रेड्स पे लगते हैं, चपाती पे लगते हैं, व्हाइट फंगस, ब्राउन फंगस, रेड फंगस, तो ये सब क्या करते हैं, वो सब ग्रेन्स के ऊपर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। एंड प्लांट्स किंगडम प्लांटे आर ऑटोट्रॉप्स। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया होगा कि ऑटोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, जो खुद का खाना खुद बनाते हैं। फिर विदाउट सेल वॉल मतलब जिसके पास सेल वॉल की जरूरत ही नहीं है। अब आप ह्यूमन बींग्स को ही ले लीजिए, दे आर मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, बट उनके पास सपोर्ट के लिए क्या क्या है, स्केलेटन है, मसल्स है, स्किन है। बट प्लांट्स और फंगाई के पास स्किन वगैरह, स्केलेटन वगैरह नहीं हो सकता, इसलिए उनके पास क्या होता है, सेल वॉल। और एनिमल्स के पास, दैट इज किंगडम एनिमेलिया, डजंट हैव सेल वॉल। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। पार्ट 2 will be in a continued form
पार्ट 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में भी बोल सकते हैं। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।